नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप। स्टार्ट करते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। पहला है, हम जेजे एक्ट के बारे में देखेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि आगरा प्रिजन में कई सालों से 14 से 22 साल से लोग अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तरह रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी कंडीशन कि इन्हें ना सजा दी गई है ना इन्हें छोड़ा गया है। ठीक है। सेकेंड है रेसिज्म। अभी आपको पता होगा इंग्लैंड ने एक प्लेयर को सस्पेंड कर दिया रेसिज्म रिमार्क्स की वजह से, जो उन्होंने 8 साल पहले दिया था। क्या है ये रो? यहाँ पर देखेंगे। किसी ने पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में इस्लामोफोबिक कंटेंट को रोकने के लिए। क्या है ये कंटेंट और इन्होंने इस प्ली में क्या कहा है, इस न्यूज में जानेंगे। जीएस2 में AISHE की रिपोर्ट आ गई है हायर एजुकेशन के बारे में। क्या है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बोलती है डिजिटल डिवाइड इंडिया में कम हो गया है। कितना कम हो गया है ये यहाँ पर देखेंगे। इंडिया ने ट्विटर का सोशल राइवल बना लिया है। क्या नाम है इस राइवल का, हम इस आर्टिकल में देखेंगे। आखिरकार इंडिया तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है अफगानिस्तान में। क्यों ऐसा हुआ है और ये किस डायरेक्शन में बात करेंगे, ये इस आर्टिकल में देखेंगे। बिहार गवर्नमेंट पे एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने कोविड-19 की डेथ जो डेटा है उसमें छेड़खानी की है। तो इस आर्टिकल को हम यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, शुड रिटायर्ड ऑफिशियल्स बी बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। अभी आपको पता होगा कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं उनको बार कर दिया गया है किसी भी पब्लिक डिबेट में शामिल होने से। इससे पहले कि वो डिबेट में शामिल है उन्हें एक प्रायर अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, तो ये न्यूज उसके बारे में है। एग्रीकल्चर में बीड मॉडल देखेंगे जो कि क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में जॉबलेसनेस कितनी इंडिया में हो गई है, यहाँ पर ये रेट देखेंगे। जीएसटी काउंसिल की मीट होने वाली, क्या होने वाला है इसमें, ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और 2 MCQ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगरा जेल में 14 से 22 साल से लोग सड़ रहे हैं, उनका अभी कोई डिसीजन नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है एक प्ली कि भाई हमें जो है इतनी बहुत सालों से सजा मिल चुकी है तो अब तो हमें छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप हमें कन्विक्ट भी करते तो इतने साल की सजा नहीं होती जितनी हम वहां पर एज अ अंडर ट्रायल प्रिजनर काट चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज है, लेकिन न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज इंपॉर्टेंट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इन इंडिया। तो इसके 2 डिविजन्स होते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। पहला होता है चिल्ड्रन फाउंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, मतलब जो लॉ को ब्रेक करते हैं, क्राइम करते हैं, उनके लिए। दूसरा क्या होता है कि जो चिल्ड्रन डेस्टिट्यूट हो गए हैं या ऑर्फनेज में आ चुके हैं तो उनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाए। तो ये 2 इसके सब ब्रांचेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लेजिस्लेशन है ये एक बैलेंस बनाना चाहता है कि चिल्ड्रन को चिल्ड्रन की तरह, मतलब हमें एक थोड़ा सा उनके संग एक लीनियंट अप्रोच रखना चाहिए, लेकिन साथ में अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उसकी सजा भी उनको देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। अमेंडमेंट्स कब कब हुए? सबसे पहला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में आया था, उसके बाद 2000 में आया, उसके बाद 2015 में आया। अब 2015 में आने की कहानी कुछ अलग ही है। 2015 में क्यों आया वो मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या हुआ कि ये पाया गया कि 16 से 18 इयर्स के जो बच्चे हैं वो ज्यादा क्राइम कर रहे हैं और हीनस क्राइम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही जैसे रेप करना, किसी का मर्डर करना, जो बड़े क्राइम्स है। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता होगा 2012 में दिल्ली गैंग रेप हुआ था। ठीक है, और उसमें एक 17 साल का जो बच्चा था वो सबसे ज्यादा ब्रूटल पाया गया था। तो इसलिए इस लॉ में अमेंडमेंट लाया गया 2015 में। ठीक है, अब इस लॉ में क्या कहा गया है, 3 ऑफेंसेस बांटे गए हैं। पहला ऑफेंस कि जो 3 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट अट्रैक्ट करता है, दूसरा 3 से 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट अट्रैक्ट करता है, और तीसरा जो है 7 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट अट्रैक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो 7 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट अट्रैक्ट करता है जो क्राइम्स हैं, उसमें 16 से 18 ईयर्स के बच्चों को एज अडल्ट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, एज अडल्ट ट्रीट किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं अडल्ट ट्रीट करने से क्या नुकसान होगा उनका। देखिए, आमतौर पे जब हीनस क्राइम नहीं होता, जब 16 साल से छोटा बच्चा है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मैक्सिमम उसको 3 साल की सजा दे सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, और वो भी उसको चाइल्ड केयर यूनिट में रखते हैं। ठीक है, मतलब चाइल्ड केयर यूनिट में रहकर उसको अपनी सजा काटनी होती है, ना कि किसी जेल में या प्रिजन में जाके। अब क्या हो गया, 16 से 18 साल के बच्चे जो हीनस क्राइम में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल में जाके
जो है सजा काटनी पड़ेगी, और ये सजा 3 साल से ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें 2-3 चीजें हैं। जेजे बोर्ड, इस एक्ट में जेजे बोर्ड बनाया गया है, जुवेनिल जस्टिस बोर्ड। इसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, और 2 सोशल वर्कर्स होते हैं, जिसमें एक कम से कम एक विमेन होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जेजे बोर्ड के अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी बनाई गई है, जो कि चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड स्कीम्स को लॉन्च करेगी और बनाएगी। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, आपको पता होगा जैसे जो बच्चे ऑर्फनेज में चले जाते हैं, ऑर्फन्स हो जाते हैं, उनको ऑर्फनेज में दाखिल कर देते हैं, तो ये ऑर्फनेज को एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक्ट ने ये बोला है कि हर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर होना पड़ेगा गवर्नमेंट से। इन तीनों के अलावा एक अथॉरिटी बनाई है कारा, ठीक है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया गया है, मतलब लीगल स्टेटस दिया गया है। ये क्या करती है, ये अडॉप्शन में मदद करती है। जो पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे न्यूज पे आते हैं। आपको पता होगा इंग्लैंड में एक प्लेयर को, जो क्रिकेट प्लेयर हैं, उनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है रेसिस्ट और सेक्सिस्ट कमेंट्स की वजह से, जो उन्होंने 8 साल पहले दिए थे। ठीक है, इंग्लैंड ने ये बोला है कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको सस्पेंड कर दिया। ये तो इंग्लैंड की बात हो गई। हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो ब्लैक लाइव्स मैटर, ये एक मूवमेंट चल रहा है, जो कि जो ब्लैक्स होते हैं ना, उनके अगेंस्ट बहुत क्राइम्स होते हैं यूएस में, यूके में, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाई गई है, ब्लैक लिव्स मैटर। ठीक है, अब यहां पर एक बात ये भी कही गई कि ठीक है, उन्होंने गलती की कि उन्होंने रेसिस्ट रिमार्क्स दिए, लेकिन वो 8 साल पहले दिए थे, और जब वो 18 साल के थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली अडल्ट भी नहीं हुए थे, तब उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। तो क्या ये सही होगा, इतनी बड़ी सजा देना उनको सही होगा? हमको इनफैक्ट ये करना चाहिए कि जो सिस्टमिक रेसिज्म है, मतलब जो बार बार रेसिज्म होता है, और कभी एक गलती से जो रेसिज्म रिमार्क्स हो गए, इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। सिस्टमिक रेसिज्म को तो हमको बहुत ज्यादा आयरन हैंड से हमको डील करना चाहिए, और जो गलती हो गई उसको हमको गलती की तरह लेना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए छोटी मोटी सजा देकर। और भी सजेशन दिए गए कि हमको पब्लिक को सेंसिटाइज करना चाहिए कि भाई सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है। ठीक है, उनको एजुकेट करना चाहिए कि देखो, ऑल मेन आर इक्वल, ब्लैक हो व्हाइट हो, सबका राइट्स बराबर है। दूसरी चीज, सोशल मीडिया को बहुत ही प्रॉपरली आप यूज करें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हैं। ठीक है, और इनको पनिश ना करें, एलिनेट ना करें, बल्कि इनको सोसाइटी में मर्ज करें, इनको एजुकेट करके सोसाइटी में मर्ज करें। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाए। एक या दो केसेस से कुछ नहीं होगा, आप इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाइए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाइए जिसके थ्रू इस तरह की चीजों को कर्ब किया जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, यहां पर एक प्ली दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये बोला है कि जैसे ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जिस तरह के कंटेंट डाले जा रहे हैं, उनको बैन किया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जब भी कोरोना वायरस का डिस्कशन होता है कि कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया, तो क्या बात होती है, तबलीगी जमात की बात होती है। आपको पता होगा तबलीगी जमात निजामुद्दीन में एक कलेक्ट हो गए थे। ठीक है, और ये माना जा रहा था कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा कोरोना वायरस इंडिया में फैल गया है फर्स्ट फेज में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि भाई किसी कम्युनिटी को आप क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हो सकता है हिंदूज ने, क्रिश्चियंस ने, और किसी ने भी ऐसा किया हो, लेकिन वो इतना हाईलाइट तो हुए नहीं। ठीक है, तो इसको आप रीस्टेंड करिए और बैन करिए। दूसरी चीज ये कह रहे हैं, अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 आप गाइडलाइंस बनाइए ताकि हेट मैसेजेस जो हैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, अभी AISHE रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये गवर्नमेंट रिपोर्ट जो है, ये गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है। ठीक है, और ये हायर एजुकेशन के बारे में सिर्फ बोलती है, स्कूल एजुकेशन से इसको कोई मतलब नहीं। ठीक है दोस्तों, हायर एजुकेशन से मतलब है, और गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्ट आप देखते हैं कि हायर एजुकेशन में इंडिया ने क्या पहले इस न्यूज को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने बोला है कि बीकॉम जो कोर्स है उसमें जेंडर डिवाइड बहुत कम हो गया, मतलब मेन और वुमेन ऑलमोस्ट बराबर आने लग गए। मान लीजिए 100 लोग हैं जो बीकॉम के कोर्स में एनरोल होते हैं, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 50 वुमेन होंगी और 50 मेन होंगे, तो जेंडर डिवाइड कम हो गया। ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे पहले इन्होंने BSc और MBBS में भी यही बात कही थी कि इसमें भी जेंडर डिवाइड कम हो गया, बल्कि ये तो कहते हैं MBBS में जो है
मेडिकल जो लाइन है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन थोड़ा बढ़ा ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और आप इसको मेंस में भी कोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है AISHE पे। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया ने हायर एजुकेशन इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं इस स्कीम के थ्रू। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, इसमें क्या करते हैं कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको हम PhD प्रोग्राम के लिए मोटिवेट करते हैं। और PhD भी किस चीज में करना है, कटिंग एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन विच फोकस ऑन नेशनल प्रायोरिटी। मतलब आप ऐसी रिसर्च मत करिए जिसका कोई नेशनल प्रायोरिटी में रोल नहीं है, नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से आप करेंगे। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कोई PhD करना चाहता है तो उसको फेलोशिप स्कीम इसके थ्रू मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये बोल रहे हैं कि अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है या एजुकेशन है हम फार फ्लंग एरियाज में भेज सकते हैं, रूरल एरियाज में भेज सकते हैं। तो ये मिशन उसी को प्रमोट करने की बात कहता है। के बाद है स्पार्क, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ये क्या करता है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशन में कोलैबोरेट करने का प्रोविजन देता है। ठीक है, उनके बीच में एक कोलैबोरेशन हो सके ताकि हम उनसे लर्न कर सके और वो हमसे लर्न कर सके। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी भी अभी भी बनाई गई है। ये क्या करती है, फाइनेंस द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई बिल्डिंग बननी है, कोई मशीन खरीदना है, कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, टूल्स खरीदना है, तो उसके लिए हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो है पैसे देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आपसे ज्ञान पूछा जा सकता है कि ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान में क्या होता है कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ठीक है, और अब्रॉड में जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको हम बुला करके यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कुछ लेक्चर्स, कुछ कोर्सेज, कुछ साइंटिफिक रिसर्च हम करवाना चाहते हैं ताकि हमारे लोग उनसे उनके एक्सपीरियंस से सीखें, क्योंकि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, सक्सेसफुल इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, इस न्यूज में ये बताया गया है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट ने कू को ज्वाइन कर लिया है और ट्विटर को सस्पेंड कर दिया है। आपको पता होगा कि अभी इंडिया में भी ट्विटर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा चल रहा है कि ट्विटर कोर्ट में जा रहा है, गवर्नमेंट उसको नोटिस भेज रही है। ठीक है, किसी बीजेपी के नेता के ट्वीट को उसने कुछ रिमार्क कर दिया। इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स ट्विटर के साथ चल रही हैं। तो एक इंडियन जो सॉफ्टवेयर है वो है कू। ठीक है, ये भी सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ट्विटर्स राइवल इज कू एंड इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आर्टिकल अभी इसमें इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि वो तालिबान के संग बातचीत करने के लिए तैयार है। कहां बातचीत करेंगे, अफगानिस्तान के लिए। आपको पता होगा अफगानिस्तान में यूएस का ट्रूप का विड्रॉल हो रहा है, ठीक है, कई सालों बाद। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर ये प्रॉब्लम मानी जा रही है कि अगर यूएस ट्रूप विड्रॉ कर गए तो वहां रीजनल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि तालिबान जो है वो अपनी जो ताकत है उसको तो छोड़ेगा नहीं। ठीक है, वो मानेगा नहीं अपनी करतूतों से। अगर वो नहीं मानेगा तो क्या होगा, रीजन में इनस्टेबिलिटी आएगी। इनस्टेबिलिटी अगर आएगी तो इंडिया में भी इनस्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं, ये इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट के आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर इंडिया के कई प्रोजेक्ट्स जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया, ठीक है, या जो है सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट हो गया, वो भी जो है एक खटाई में आ जाएगा। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये सोच रही है कि तालिबान के संग बातचीत करके उनको एक कॉमन ग्राउंड पे लाया जाए ताकि एक कॉमन गवर्नमेंट बनाई जा सके। ठीक है दोस्तों, इससे रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और इंडिया को भी फायदा होगा। ओके, देखिए ये वाली जो न्यूज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। इसमें यह बताया गया कि कैसे गवर्नमेंट्स भी डेटा के संग खिलवाड़ करते हैं। हम हमेशा प्राइवेट एजेंसीज को बोलते हैं, ट्विटर को बोलते हैं या किसी और को बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट को भी यहाँ पर एलिगेशन लगाया गया है कि उन्होंने डेटा के संग छेड़छाड़ की है और डेथ जो डेटा है कोविड की उसको कम दिखाई है। ठीक है,
अब ये फैक्ट सामने आया है कि भाई डेथ तो ज्यादा हुई है, और वो कितनी ज्यादा हुई, 72% से अप हो गई है। इसका मतलब डेटा बहुत ज्यादा जो है फज किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कुछ आप जीएस 4 से रिलेट कर सकते हैं इसको, कि ये एक एथिकल बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर अगर डेटा के संग फजिंग कर रही है तो एक बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। आरटीआई भी इसका सोल्यूशन नहीं है। आपके जीएस 4 में अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन आरटीआई के बारे में, तो आप अच्छा अच्छा चीज लिखते हैं, लेकिन वहां पर नेगेटिव में ये भी चीज लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ही डेटा ही गलत बनाएंगे, डेटा कलेक्शन ही गलत होगा, तो हम आरटीआई के थ्रू क्या डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे मूव करते हैं। ये हिंदू का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्या हुआ था, अभी मैं आपको न्यूज बता देता हूं कि जो भी रिटायर्ड इंटेलिजेंस एजेंसी के सर्वेंट्स हैं ऑफिशियल, उनको जो है किसी भी तरीके के पब्लिक डिस्क्लोजर को करने की मनाही हो गई है, अनलेस कि वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर से अप्रूवल ले लें। ठीक है, तो अब ये एक बहुत मुश्किल चीज है कि वो रिटायर हो गए, ठीक है, कई साल भी हो गए, उसके बाद भी वो पब्लिक डिबेट में नहीं शामिल हो सकते, अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते, जबकि उस एक्सपीरियंस से लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, सर्विंग सर्वेंट्स के लिए तो, जो सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए तो ये होता ही होता है, और सारे जितने भी हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी में हो चाहे नॉन इंटेलिजेंस एजेंसी में हो, उनके लिए ये जो बार है ये होल्ड करता है। लेकिन रिटायर्ड के लिए पहले नहीं होता था, अभी नया आ गया। ठीक है, अब दो क्वेश्चंस हैं। पहला कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स को किस चीज में कैटेगराइज कर रहे हो, किस वजह से। ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी वालों को आपने बाहर कर दिया, लेकिन नॉन इंटेलिजेंस एजेंसी वालों का क्या, वो भी तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, उनको आपने क्यों नहीं किया। फिर लिमिट्स क्या है, बाहर करने की लिमिट क्या है। अगर वो बंदा तारीफ कर रहा है या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिससे सिक्योरिटी हमारी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, तो इसमें क्या दिक्कत है, तो लिमिट्स क्या है उसकी। फिर रेलेवेंट एक्ट क्या है इंडिया में, रेलेवेंट एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। इस एक्ट को कोट करके इन्होंने डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बार कर रखी है। ठीक है, और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जिससे सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में डिस्टर्ब हो सके, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अब सजेशंस क्या है इस आर्टिकल के, वो बोलता है कि आप जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनको बाहर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 5 साल के लिए करिए, 4 साल के लिए करिए। उसका रीजन क्या है कि 5 साल एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो जाएगा, और जो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है, जो बिल्कुल करंट की इंफॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वो तो रह नहीं जाएगी। 5 साल में कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। अगर किसी 5 साल पहले की चीज के बारे में अगर वो बात कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, वो क्लासीफाई कम करें। मैं आपको बताता हूँ क्लासीफाइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। जैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, हम उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। पहला जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, और दूसरा जो नॉन सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता पब्लिक को, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ही रहते हैं हमेशा। तो ये क्या बोल रहा है आर्टिकल कि आप डी क्लासीफाई करिए, ज्यादा से ज्यादा जो क्लासीफाई हो गए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन डी क्लासीफाई करने की प्रोसेस को बढ़ाइए। और ये आर्टिकल ये बोलता है कि 50% ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिया में जो डी क्लासीफाई हो सकते हैं, इतने सेंसिटिव कुछ है नहीं वो। जैसे एग्जाम्पल ये देता है कि 1962 चाइना वॉर, आप समझ सकते हैं कि कितने साल हो गए। वहां पर एक हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट आई थी, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट। तो हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट इतने साल हो गए, अब आप डिस्क्लोज कर दीजिए, क्या दिक्कत है। लोगों को तो पता ही है क्या हुआ था चाइना वॉर में, अप्रोक्सीमेटली पता ही है। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल यूएस का भी देता है, यूएस में 30 साल के बाद डी क्लासिफाइंग जो फाइल्स का है वो बढ़ जाता है। अगर कोई 30 साल पुरानी फाइल है तो नॉर्मली इसको डी क्लासीफाई ये लोग कर देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बीड मॉडल ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, मराठा, ये महाराष्ट्र में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इस पे क्वेश्चन आए, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया 1.5 से 2% ऑफ द प्रीमियम जो है वो फार्मर्स देंगे क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। आपको पता होगा जब भी हम इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो हम कुछ प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसका 1.5 से 2% जो प्रीमियम है वो फार्मर्स देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो राबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है, उनके अलग अलग रेट्स हैं।
बाकी जो है सेंटर और स्टेट मिलकर के देंगे। ठीक है दोस्तों, ये स्कीम जो है लोनी फार्मर्स जिन्होंने लोन लिया हुआ बैंक से किसी भी तरीके का, उनके लिए मैंडेटरी है। जिन्होंने लोन नहीं लिया उनके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, अब ये बीड मॉडल क्या है, आप देखिए। बीड मॉडल जो है, एक पहले बात बता दे रहा हूं कि बीड जो है एक डिस्ट्रिक्ट है मराठवाड़ा रीजन में। मराठवाड़ा रीजन आपको पता होगा, ये बहुत इनफेमस रीजन है फार्मर्स की सुसाइड डेथ के लिए, क्योंकि मराठवाड़ा रीजन बहुत सूखा रीजन है। यहाँ पर बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ फसल अच्छी नहीं होती और इनकम नहीं होती, तो इसलिए सुसाइड करते हैं यहाँ फार्मर्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जब से क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई है, तो होगा क्या, जैसे ही क्रॉप फेल हो जाएगा, बारिश नहीं हुई, तो इंश्योरेंस कंपनी को उसको पैसा देना पड़ेगा, क्लेम उसके सेटल करने पड़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर रेट फेलियर का ही है, तो क्रॉप जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको तो लॉस होगा, क्योंकि उसको बार बार क्लेम सेटल करना पड़ेगा। इस वजह से क्या हुआ कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट टेंडर्स फ्लोट करती थी, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आगे नहीं आती थी, क्योंकि उसको फायदा ही नहीं होना इस रीजन में। फायदा तो उसको कहाँ होना है, अच्छे रीजन में, पंजाब में, यूपी में, हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पर इस रीजन में कोई बिड आता ही नहीं था। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया, बीड मॉडल। अब देखते हैं बीड मॉडल क्या होता है। इन्होंने क्या बोला कि इंश्योरेंस कंपनी जो भी प्रीमियम कलेक्ट करेगी उसका 110% क्लेम अपने आप सेटल करेगी। मान लीजिए 100 रुपए उसने प्रीमियम कलेक्ट किया, तो वो उसका 110% ही क्लेम सेटल करेगी। अगर उससे ज्यादा का क्लेम आ रहा है, मान लो क्रॉप फेलियर बहुत ज्यादा हो गया, क्लेम ज्यादा आ गया, तो वो जो ब्रिज अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी अपने फंड से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट खुद देगी। अच्छा, अगर क्लेम कम आता है, ये तो बात हो गई क्लेम ज्यादा आता है, अगर क्लेम प्रीमियम कलेक्शन से कम का आता है, 100 रुपए प्रीमियम कलेक्ट हुई, मान लीजिए 80 रुपए का क्लेम आया, तो क्या होगा कि 20% जो बचा हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रखेगी, बाकी स्टेट को रिफंड कर देगी। ठीक है, जैसे 100 रुपए अगर माने, तो 80 रुपए जो है मान लीजिए क्लेम आया, तो 20 रुपए बच गए। 20 रुपए का 20% निकाले, 4 रुपए हो गया। 4 रुपए वो अपने पास रखेगी, बाकी 16 रुपए जो है गवर्नमेंट को वापस रिफंड कर देगी। ठीक है, अब इसका फायदा क्या हुआ, नॉर्मल जब सीजन हुए, नॉर्मल सीजन हुआ तो ज्यादातर स्टेट को पैसा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, ओके, और इंश्योरेंस कंपनी में भी 20% हैंडलिंग चार्जेस कमा लिए। और जब डिस्ट्रेस सीजन आया, क्या हुआ, उसी पैसे को स्टेट ने यूज कर लिया एज ब्रिज अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा बीड मॉडल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो यू कैन कोट दिस इन योर मेंस आंसर एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड मॉडल। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, पैंडेमिक कर्व्स हिट लेबर मार्केट। आपको पता होगा अप्रैल और मई में सेकेंड वेव आया था और बहुत तगड़ा आया था। इसकी वजह से जॉबलेस जो रेट हो गया वो एक 13% हो गया। दोस्तों, नॉर्मली इंडिया में 6 to 7% रहता है, ये भी मैं आपको ज्यादा बोल रहा हूँ, एक्सैगरेट करके बोल रहा हूँ। 13% हो गया है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। और ये क्या कहा हुआ है, हैवी अप्लायंसेस में। बेसिकली जो हेवी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें लेबर फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इस वजह से यहाँ पर जॉबलेस रेट बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो है, ये फिगर जो है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अभी जॉबलेस रेट क्या है। ठीक है, 13% है, 5% है। यूपी पीसीएस वगैरह के जो एग्जाम है वहां पर ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, और मेंस में तो आप कोट कर ही सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि डिमांड आई है कि कोविड आइटम पे रेट कट कर दीजिए जीएसटी के। तो पिछली बार मैंने इस आर्टिकल पे डिस्कस भी ये किया था कि जीएसटी काउंसिल की मीट हुई थी, लेकिन उसमें कोई डिसीजन नहीं आ पाया था, क्योंकि कुछ जो स्टेट्स थे वो कह रहे थे कि भाई जीरो कर दो, और ज्यादातर स्टेट कह रहे थे कि जीरो आप मत करिए, इससे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू लॉस होगा। उसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया जो ये रिपोर्ट देगी कि रेट कट हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। ठीक है, आफ्टर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, लोगों से बातचीत करके, स्टेक होल्डर मतलब लोगों से जो जो भी उससे रिलेटेड है, अफेक्टेड है। ठीक है, इसको हेड कौन कर रहा था, मेघालय चीफ मिनिस्टर, मेघालय चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसकी काउंसिल की मीट होने वाली है, अब देखते हैं इस मीट में क्या डिसीजन होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, एमसीक्यू पे। जेजे एक्ट 2015 के बारे में क्या सही है। पहला ये बोल रहा है कि 16 से 18 ईयर्स के जो माइनर्स हैं, अगर वो हीनस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या हम उसे अडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अभी मैंने आपको आर्टिकल डिस्कस किया, आपने नहीं सुना तो आप वहां जाके सुन सकते हैं। यस, अगर वो 16 से 18 ईयर्स के हैं और हीनस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो अडल्ट, आप उनको एज अ अडल्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जेजे बोर्ड में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास के और 2 सोशल वर्कर्स होते हैं।
बोथ ऑफ whom शुड बी वुमेन। क्या दोनों को वुमेन होना जरूरी है? नो, वन शुड बी वुमेन। एटलीस्ट एक वुमेन होगी, दो भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट वन शुड बी वुमेन। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये एटलीस्ट वर्ड गलत है, बोथ ऑफ whom शुड बी वुमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AISHE रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है? यस, इट इज अ गवर्नमेंट रिपोर्ट। क्या ये स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों को केटर करता है, उसके बारे में रिपोर्ट निकालता है? तो नो, स्कूल एजुकेशन को नहीं केटर करता, सिर्फ हायर एजुकेशन को करता है। ठीक है दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली।